हरिद्वार धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। जस्टिस एनवी रमन्ना की क़यादत वाली बेंच इस मामले की समाअत करेगी। पटना हाईकोर्ट की साबिक जज जस्टिस अंजना प्रकाश और सहाफी कुर्बान अली ने यह अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजारों ने मुसलमानों के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर के मामले में SIT से आजादाना और गैर जानिबदाराना जांच की मांग की है। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक हुए धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की गई थी। सोशल मीडिया पर धर्म संसद का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर खूब बवाल हुआ था। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। जी देखिए मुनज़्ज़ा, 11:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि हरिद्वार में जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था और उसमें एक विशेष समुदाय को लेकर टारगेट किया गया था और हेट स्पीच दी गई थी, जिसको लेकर ये याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि इस पूरे मामले में एक SIT का गठन करे सुप्रीम कोर्ट, ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज भी किया है, लेकिन चूंकि जब सियासी घमासान मचा पूरे देश भर में, हरिद्वार में जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था उसको लेकर कई बातें सामने निकल कर आई, उसके बाद तमाम जो पुलिस है उत्तराखंड की वो हरकत में आई। बड़ा सवाल इस मामले में यह है मुनज़्ज़ा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर एक बड़ा फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक विशेष समुदाय को लेकर कहीं भी कुछ आयोजन किया जाता है और किसी भी धर्म विशेष को लेकर अगर कोई भी भड़काऊ भाषण दिया जाता है तो संबंधित जिले के अधिकारी या पुलिस के जो अधीक्षक हैं SP हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सुमोटो लेते हुए। तो इस याचिका में यह भी बात कही गई है कि 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका वायलेशन किया गया है, यानी कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और साथ ही साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करे। अब आज देखना बेहद अहम होगा कि देश भर में जिस तरह एक विशेष धर्म को लेकर हमेशा से हेट स्पीच दी गई है और कोई एक समुदाय को लेकर नहीं है, ये दोनों समुदायों की तरफ से चल रहा है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट मुनज़्ज़ा आज अहम सुनवाई करेगा। तो सुनवाई भी बेहद अहम होगी, काफी क्रूशियल होगी। कपिल सिब्बल अपीयर करेंगे इस पूरे मामले में और देखना भी बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या फाइंडिंग आती है, क्या ऑब्जर्वेशन आता है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है कि धर्म संसद को लेकर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। पंजाब में पीएम मोदी की सिक्योरिटी चोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज आजादाना कमेटी तश्कील देगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कमेटी की क़यादत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील देने पर रजामंदी जाहिर की थी। DGP चंडीगढ़, IG कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मुजवज़ा कमेटी का हिस्सा होंगे। पंजाब के एडिशनल DG भी कमेटी का हिस्सा होंगे। अदालत ने मरकज और पंजाब हुकूमत की जानिब से हो रही जांच को रोक दिया है। ख्याल रहे कि 5 जनवरी को पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रुका था। इस मामले में मरकज और रियासती हुकूमत के बीच इल्जाम जवाबी इल्जाम का सिलसिला हनूज जारी है। हमारे नुमाइंदे सुशील मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आजादाना कमेटी जो है आज तश्कील दी जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच इस पूरे मामले में अपना अहम आदेश जारी करेगी। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ याचिकाकर्ता की तरफ से भी ये कहा गया है कि भविष्य में 2 प्रधानमंत्रियों के साथ ऐसी घटना घट गई है जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने खड़ी थी अपनी जांच एजेंसियों को लेकर। पंजाब सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही थी कि जो कमेटी का गठन किया गया है वो गलत है, वहीं केंद्र सरकार ये कह रही थी कि जो पंजाब सरकार के द्वारा कमेटी का गठन किया गया है वो गलत है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपने तमाम जो साथी जज हैं
उनसे उन्होंने बातचीत की थी और ये कहा था कि जिस तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ है और ये मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुनज़्ज़ा ये संकेत दिया था कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया जाएगा और अब वो कमेटी जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। जब दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं, उस जांच पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी। तो आज जब 10:30 बजे फैसला आएगा तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से रिटायर्ड जज होंगे जिनके सुपरविजन में कमेटी का गठन किया जाएगा, तमाम जो अधिकारी हैं वो कौन कौन अधिकारी शामिल किए जाएंगे और जांच की तय सीमा क्या होगी, कब तक जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है, ये तमाम चीजें 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित अपना फैसला जारी करेगा तब साफ हो पाएगी। सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, दिल्ली में यूपी बीजेपी की मीटिंगों का दौर जारी है। आज की मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर तबादले ख्याल होगा। कल की मीटिंग 10 घंटे तक चली थी। मीटिंग में कल उम्मीदवारों के नामों पर बात नहीं हो पाई थी। कल की मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह ने यूपी में बीजेपी के 6 इलाकों की तफसीलात हासिल की थी। इस दौरान तमाम इलाकाई इंचार्जों से बीजेपी के कामकाज पर तबादले ख्याल किया गया था। माना जा रहा है कि बीजेपी 2-3 दिनों में पहले मरहले की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। यूपी में 7 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। पहले मरहले के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज भी जो है यूपी बीजेपी की मीटिंग होनी है दिल्ली में, क्या आज नामों पर कोई फैसला आ सकता है? देखिए, आपको बता दूं कि 10 बजे से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और कल भी हमने देखा कि तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा एक मैराथन बैठक जो है बीजेपी कोर ग्रुप की वो चली है, जिसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 क्षेत्र के तकरीबन 170 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें किन उम्मीदवारों को खड़ा करेगी पार्टी, उस पर बड़े तरीके से मंथन किया गया है और आज बाकी जो क्षेत्र है उस पर मंथन किया जाएगा। चूंकि कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि इसके बाद शायद ही कोई बड़ी मैराथन बैठक हो। जाहिर सी बात है कि सीईसी की बैठक जो है वो 13 या 14 तारीख को होगी और उस बैठक में आखिरी मुहर लगाई जाएगी कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि 14 या 15 तारीख को बीजेपी की पहली सूची उम्मीदवारों की वो आ सकती है। तो देखना होगा। अभी जो बैठक चल रही है सिर्फ चर्चा के लिए बैठक चल रही है, इसमें नामों पर जो है वो सिर्फ मंथन किया जा रहा है। जो आखिरी फैसला है वो चुनाव समिति लेती है। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होते हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में वो बैठक की जाती है और उसके बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाती है। जी अनूप, कल भी जो है काफी लंबी मीटिंग चली थी, काफी चीजों पर तबादले ख्याल हुआ था कल मीटिंग में। बिल्कुल, तकरीबन 10 घंटे तक ये बैठक चली है और जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 क्षेत्रों को लेकर तकरीबन 170 सीटों पर जो है वो चर्चा की गई है, उम्मीदवार के नामों की चर्चा की गई है। देखिए, एक दिन पहले ही लखनऊ में बैठक हुई थी और उसके बाद जो एक लिस्ट था वो बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके सामने पेश की गई। हालांकि कल जेपी नड्डा बैठक में मौजूद नहीं थे और वर्चुअली थोड़ी देर के लिए वो बैठक में मौजूद थे। अमित शाह ने पूरी बैठक ली है और हर विधानसभा क्षेत्र को देखते हुए इस बैठक में नामों पर चर्चा की गई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कई जगहों पर सिर्फ एक नाम सामने आया है, जबकि कई क्षेत्रों में 2-2 नाम और 3-3 नामों पर भी विचार किए गए हैं। तो आखिरी फैसले के लिए इंतजार करना होगा जब 13 या 14 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद ही नामों पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। अनूप, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं समाजवादी पार्टी किसी भी वक्त पहले मरहले के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई थी जिसमें पहले मरहले के टिकटों की तकसीम पर बातचीत की गई थी। हालांकि टिकटों की तकसीम पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। कयास लगाया जा रहा है कि आज से कल तक समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले इमरान मसूद आज बाज़ाब्ता तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इमरान मसूद पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने के ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे सकती है। इमरान मसूद ने कल अखिलेश यादव से मिलने का वक्त भी मांगा था।
मगरबी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है और खासा असर रखते हैं। हिंदुस्तान और चीन के बीच आज 14वें दौर की बातचीत होगी। दोनों जानिब से आला फौजी अफसरान इस मीटिंग में शामिल होंगे। LAC पर टकराव की सूरत हाल को खत्म करने और हसास इलाकों में दोनों ममालिक के अफवाज को पीछे हटाने पर बातचीत हो सकती है। फिलहाल दोनों ममालिक के करीब 50-60 हजार अफवाज हसास इलाकों में तैनात है। वाज़ेह है कि 2020 में हिंद चीन अफवाज के दरमियान मुश्तइल झड़प के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ा बढ़ गया। गुज़िश्ता 1 जनवरी को चीन ने हिंदुस्तानी इलाके को अपने हिस्से में शुमार करते हुए एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था, जिसके जवाब में हिंदुस्तानी अफवाज ने भी ऐसे ही कुछ तस्वीर शेयर किए और चीन के झूठ से पर्दा फाश किया। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर मुनक्किदा होने वाले इज्तिमाई सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया है। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने न सिर्फ इज्तिमाई सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को मनसूख करने का ऐलान किया, बल्कि स्कूलों में मुनक्किद होने वाले सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को भी मनसूख कर दिया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने इसी के साथ लोगों से अपने घरों में रहते हुए कोविड गाइडलाइन के मुताबिक सूर्य नमस्कार करने और उसके फोटो वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए कांग्रेस और मध्य प्रदेश की समाजी तंजीमों और मुस्लिम तंजीमों ने सूर्य नमस्कार के इनेकाद की मुखालफत की थी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3160 मामले सामने आए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए गवर्नमेंट कॉलेजों और क्लासिकी तमिल जबान के मरकजी इदारे के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। ये नए मेडिकल कॉलेज लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से कायम किए गए हैं। इन मेडिकल कॉलेजों की मजमूई गुंजाइश 1450 सीटों की है। इसके साथ साथ वजीर आजम चेन्नई में क्लासिकल तमिल के मरकजी इदारे के नए कैंपस का भी इफ्तिताह करेंगे। ये कैंपस 24 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। नया कैंपस एक लाइब्रेरी, एक ई-लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल और एक मल्टीमीडिया हॉल से लैस है। क्लासिकल तमिल को फरोग देने और उसके तुलबा की मदद के लिए ये इंस्टीट्यूट सेमिनारों और तरबियती प्रोग्रामों के इनकाद और फेलोशिप वगैरह अता करने की जैसी इल्मी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पुदुचेरी में 25वीं कौमी यूथ फेस्टिवल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। यूथ फेस्टिवल का मकसद मुल्क के नौजवानों की जहन साजी करना, उन्हें कौम की तामीर के लिए एक मुत्तहिद क़ुव्वत में तब्दील करना है। तक़रीब के दौरान वज़ीर आज़म मेरे सपनों का भारत और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के नामालूम हीरोज पर मुंतखब मज़ामीन की नक़ाबकुशाई करेंगे। इफ्तिताही तक़रीब के बाद सरबराही कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे होंगे। वहीं मुल्क में कोरोना केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में 34,422 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मगरबी बंगाल में 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। समय समय पर गाइडलाइंस आवश्यकता अनुसार चेंज होती हैं और ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। We welcome this because if we have one healthcare professional who is asymptomatic and found RT-PCR positive or RAT positive, then we need to trace all the contacts earlier. But now, if contact is asymptomatic, they continue to work till they develop symptoms. So this is a good step. ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको कि लंबी बीमारियां हैं उनको बिस्तर की आवश्यकता होगी, आईसीयू की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स जो मिडिल एज ग्रुप में हैं या जो स्वस्थ हैं या इन्होंने दोनों टीके ले रखे हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो कि होम आइसोलेशन में। पर इसके साथ साथ यदि 1 या 2% को भी बिस्तर की आवश्यकता होती है या बेड की रिक्वायरमेंट होती है तो निश्चित रूप से जो हॉस्पिटलाइजेशन का दर है वो बढ़ेगा। तो इसका ये है कि आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा
जो बेड्स हैं उसकी आवश्यकता होगी। वहीं जनूबी हिंद में भी कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना में 1920 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़िश्ता रोज 417 अफराद सेहतियाब भी हुए, जबकि 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। उधर आंध्र प्रदेश में 1831 कोरोना के मुस्बत मामले पाए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 242 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं केरल की अगर हम बात करें तो केरल में 9066 अफराद कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। 2064 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं, जबकि 19 अफराद की मौत हुई है। कर्नाटक में भी कोरोना मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,473 लोगों में कोरोना मुस्बत पाया गया और 73,000 से ज्यादा एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। जनूबी हिंद की रियासतों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में कोरोना के सबसे ज्यादा 15,379 नए मामले दर्ज किए गए। 20 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 343 कोरोना के मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। वाज़ेह है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में फाजिल इंतजामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में हामला खवातीन के लिए स्पेशल ऑपरेशन थिएटर और खुसूसी वार्ड्स कायम करने के अहकाम जारी किए हैं। वहीं एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की अवाम से लगातार अपील की जा रही है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें, मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर मुनक्किद होने वाले इज्तिमाई सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया है। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने न सिर्फ इज्तिमाई सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को मनसूख करने का ऐलान किया, बल्कि स्कूलों में मुनक्किद होने वाले सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को भी मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने इसी के साथ लोगों से अपने घरों में रहते हुए कोविड गाइडलाइन के मुताबिक सूर्य नमस्कार करने और इसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील की। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कांग्रेस और मध्य प्रदेश की समाजी तंजीमों और मुस्लिम तंजीमों ने सूर्य नमस्कार की इनकाती मुखालफत की थी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,160 मामले सामने आए हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, शिवराज सिंह ने आखिरकार ये फैसला ले ही लिया कि सूर्य नमस्कार के प्रोग्रामों को मनसूख कर दिया वज़ीर आला ने। मुनज़्ज़ा फैसला आखिरी वक्त में लिया गया और बड़ी देर रात में लिया गया, क्योंकि बड़ी शदीद मुखालफत हो रही थी। जब तमाम चीजें इसी हुकूमत ने मेलों पर पाबंदी लगा दी, शादी ब्याह की तकरीबों या आखिरी रसूमात की तकरीबों, उसमें तादाद को महदूद कर दिया गया। तो ऐसे वक्त में इज्तिमाई सूर्य नमस्कार प्रोग्राम की मुखालफत होना लाजमी थी। कल तक जो है वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि कोविड गाइडलाइन के तहत प्रोग्राम का इनेकाद होगा, लेकिन देर रात में जो है मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद एक किया गया कि सूर्य नमस्कार न स्कूलों में इज्तिमाई तौर पर होगा, न ही पब्लिक प्लेस पर होगा, लोग अपने घरों में करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आला ने खुद अपने घर में इसका करने का ऐलान किया और लोगों से इस बात की अपील की कि कोविड की गाइडलाइन के तहत अपने घरों में करते हुए सोशल मीडिया पर अपने वीडियो फोटो को अपलोड करें। इस वज़ीर आला के ऐलान के बाद सामाजिक तंजीमों की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें और मुस्लिम तंजीमों को जो खदशात थे कि उनके बच्चों को दबाव बनाकर बुलाया जा रहा है, उन्होंने राहत की सांस ली है। मुनज़्ज़ा मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।